डायरेक्ट लाइव रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे लाइव जाएगी। तो भी हो, डायरेक्ट हो, डायरेक्ट हो, क्लियर हो, सबने बहुत प्रतीक्षा की है, सीधी बात हो जाए। आपने अपने मंत्रालय के बारे में जो आपने कहा, जो उपलब्धि है, जो अचीवमेंट्स है, टारगेट्स है, राष्ट्रीय स्तर पर डेवलपमेंट की बात जो हो रही है, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर ये सब करने के लिए आपको इलेक्शन भी जीतना पड़ता है। अब ये बिहार में आपको तो सब चीजों के बारे में पता है शिवराज जी, यू नो द डिटेल। आप हमारे साथ शेयर करें कि इस बार कितनी थ्रेट है एनडीए को बिहार में, क्योंकि एक तरफ से तेजस्वी आ रहे हैं, एक तरफ से पीके वोट काट रहे हैं, तो थोड़ा सा अनसर्टेन क्लाइमेट लग रहा है। और हर बार हर राज्य चुनाव के बाद ऑपोजिशन खड़ी हो जाती है अगर आपका थोड़ा सा आपके आंकड़े इधर उधर हो जाए, जैसे वो सवाल पूछते हैं। तो इस बार थोड़ा सा क्या सिचुएशन टाइट है बिहार में? बिहार में विकास की बयार है, बह रही है। डबल इंजन की सरकार जी, यहाँ प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में जो विकास के काम हुए हैं जी, वो अद्भुत और अभूतपूर्व है, सारा बिहार महसूस कर रहा है। और दूसरी तरफ नीतीश जी के राज में जो सुशासन और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो समाज के हर वर्ग के लिए है। और इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, महागठबंधन गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। और आपस में ही अब तक सब कुछ तय नजर नहीं आ रहा। वो लोग कैसे हैं ये सारा बिहार भी जानता है और देश भी जानता है। और इसलिए मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अब तक का सबसे बड़ा बहुमत बिहार के चुनाव में एनडीए को मिलेगा। अगर 5 से 10% वोट भी प्रशांत किशोर ले जाए तो माना जाता है उसमें से 80% आपके वोट जाएंगे। हमारे पास जो विकास और जन कल्याण के काम हैं, हम मखाना अगर होता तो मखाना बोर्ड बनाए, खेती अगर होती तो खेती में किसानों के कल्याण की योजनाएं बनी है, यूथ के लिए जो कुछ नीतीश कुमार जी ने किया है, प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो समाज का हर वर्ग आज वहाँ एनडीए के साथ खड़ा नजर आता है। और इसलिए किसी तीसरी पार्टी से भी एनडीए की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारतीय किसान, भारतीय एग्रीकल्चर में उनको एंट्री मिले। इस पर आपने ज़्यादा कुछ कहा नहीं है, मगर ग्लोबल हेडलाइन यही है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो फाइट है भारत के साथ, वो मैक्सिमम फोकस आपके मंत्रालय, आपके एरिया में घुसना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, और ये सवाल पूछा नहीं गया, आज मौका मिले तो मैं पूछूंगा, सार्वजनिक जीवन में हम भी एक तरह से, और ये सवाल लोग चाहते हैं हम पूछे कि कैसे आप इस प्रेशर को मैनेज करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप बहुत अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति है, कभी ट्वीट कर देते हैं, कभी ट्रूथ सोशल में बात कर देते हैं, वो तो नेतन्याहू को भी बोल देते हैं बीबी डू दिस डू दैट। अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा, इंडिकेट किया, मगर आप कितनी दूर जाएंगे? हाउ फार विल यू गो टू प्रोटेक्ट इंडियन फार्मर्स? ये जो फाइट होने वाली है अमेरिका के साथ, कितने दूर जाएंगे शिवराज जी आप हमारे किसानों के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए? हम फाइट नहीं, सद्भाव तो चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र हित सर्वोपरि और किसान हितों के साथ कोई समझौता किसी भी कीमत पर नहीं होगा। हमारे देश के हित हमारे लिए सबसे ऊपर है। मैं समझता हूं ये कहना पर्याप्त है, और जो कहा वो किया, ये दिखाई दे रहा है। नहीं, मगर देखिए, अमेरिकन गवर्नमेंट कहती है हमारे किसानों के कितने बड़े बड़े 1000 2000 हेक्टेयर्स के फार्म्स हैं, हम इतनी गेहूं बनाते हैं, इतना मिलेट बनाते हैं, मिलेट नहीं मेज बनाते हैं, ये करते हैं, बार्ली करते हैं। भारत ने अपना मार्केट क्यों रोक के रखा है? हमारे यहाँ अन्न के भंडार भरे हुए हैं, हमारा किसान इतना पैदा कर रहा है कि हम दुनिया को खिलाने की स्थिति में। भारत अब फूड बास्केट बनेगा दुनिया का। हम केवल अपने लिए नहीं, दुनिया का पेट भरने के लिए भी पैदा करेंगे। जब हमारे यहाँ इतना है तो हमें जरूरत क्या है? क्या इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ भी हो जाए मगर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे? प्रधानमंत्री महान राष्ट्रभक्त है, और किस लिए हम काम कर रहे हैं? आज का भारत किसी के सामने दबता नहीं है, झुकता नहीं है। सीधे हम दुनिया की आंखों में आंख डाल के बात करते हैं। हम विश्व बंधु भी हैं। जब जरूरत पड़ी तो ये भारत है जिसने दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन मैत्री के तहत
वैक्सीन लगाने का काम किया और लोगों की जिंदगियां बचाने का काम किया। दुनिया में कहीं भी संकट अगर आता है तो सबसे पहले मदद के लिए अगर हाथ बढ़ते हैं तो भारत के हाथ बढ़ते हैं। तो हम दुनिया को परिवार तो मानते हैं और परिवार मान के उन सबके कल्याण की हम कोशिश करते हैं, काम करते हैं, लेकिन हमें अपने देश की जनता के हितों को भी सुरक्षित रखना है। वो रखते हुए ही हम कोई भी फैसला करते हैं। और राहुल गांधी और कांग्रेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? मुझे कहते हुए तकलीफ होती है, इतना गैर जिम्मेदार कोई नेता नहीं हुआ जिसने दुनिया के दूसरे देश में जाके अपने देश को बदनाम किया हो। अर्नब जी, जब श्रीमान मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे जी, मुझे यूएसए जाने का अवसर मिला था, मैं मुख्यमंत्री था। वाशिंगटन डीसी में मुझसे पत्रकारों ने पूछा था क्या भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है? मैंने दो टूक कहा था, कांग्रेस के नहीं, यूपीए के नहीं, भारत के प्रधानमंत्री, और भारत का प्रधानमंत्री कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकता। वो हमारे गौरव है, गर्व है। जब हम दुनिया के दूसरे देश में जाते हैं जी, तो हम कोई दलीय राजनीति वहां लेके आएंगे? हम अपने देश का मान बढ़ाने के लिए काम करते हैं। लेकिन मुझे तकलीफ होती है कहते हुए कि दुनिया में जाके विदेशों में आप देश को बदनाम करने का पाप करते हैं। वो कहते हैं हम बदनाम नहीं कर रहे, वो वोट चोरी वाला मामला उठाते हैं। रिसेंटली कोलंबिया में गए थे वो, और कोलंबिया में हम वैसे हमें ये बात भी अद्भुत लगी कि 6 दिन 7 दिन कोई लीडर ऑफ अपोजिशन कोलंबिया में क्यों रहते हैं वो हमें पता नहीं, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। मगर बात यह है कि कोलंबिया में जाके जब उन्होंने कमेंट की और उन्होंने कहा यही सब चीज़ों के बारे में, तो आप भड़क गए। वैसे शिवराज जी, कांग्रेस पार्टी को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को स्टेट लेवल और नेशनल लेवल में आपसे ज़्यादा किसी ने टैकल नहीं किया है। आपने कमलनाथ जी को भी टैकल किया है, आपने दिग्विजय सिंह जी को भी टैकल किया, आपने पूरी कांग्रेस मशीनरी 18 साल तक आपके पीछे पड़ी रही, बट यू मैनेज टू टैकल देम। इस बार यूजुअली आप फॉरेन पॉलिसी मैटर्स में बात नहीं करते। कोलंबिया में जब राहुल गांधी ने कमेंट दी, उसके बाद आपने लंबी एक कमेंट दिया। आपने कहा नो पेट्रियोटिक सिटीजन इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज पॉलिटिकल पोजीशन शुड क्रिटिसाइज हिज कंट्री आउटसाइड हिज ओन कंट्री। आई बिलीव इन थिंग दैट टार्निशिंग अ कंट्रीज रेपुटेशन इन द वर्ल्ड इज अ क्राइम अगेंस्ट द कंट्री एंड पार्लियामेंट इज द प्लेटफॉर्म। वी शुड नॉट डिफेम आवर कंट्री इन द वर्ल्ड। Was this a political statement? Usually शिवराज सिंह चौहान जी, आप अपने लिए हमेशा लक्ष्मण रेखा रखते हैं, मगर इस मामले में आप, मुझे लगा कि यू फाउंड यू आउट वेरी प्रोवोक्ड। ये हेडलाइन ग्रैबिंग कमेंट हो गई, सबने इसके बारे में कहा कि व्हाई डिड शिवराज सिंह चौहान गेट सो एंग्री। जब देश के सम्मान का सवाल हो तब चुप रहना भी अपराध है। समर से नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। और इसलिए ऐसे समय हमको बोलना चाहिए, आईना दिखाना चाहिए, और देश की जनता को भी समझना चाहिए कि क्राइम है दुनिया के दूसरे देश में जाके हमारे देश को बदनाम करना। क्राइम है कि कंस्पिरेसी है? क्राइम है कि षड्यंत्र है, क्योंकि उसी पार्टी के नेता कहते हैं कि देखिए हम संदेह की एक सिचुएशन बनाना चाहते हैं देश में। खुलकर कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि भारत के लोगों के मन में संदेह आ जाए, शंका। और जैसे कहते हैं जहां शंका वही लंका, वो चाहते संदेह हो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम को लेकर। क्या आपको लगता है ये संदेह वाली राजनीति कहीं लाई रिपीटेड 1000 टाइम्स शिवराज जी इज सीन टू बी द ट्रूथ? कोई 1000 बार झूठ बोले, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कह दे, इलेक्शन कमीशन कुछ भी कह दे, मगर क्या संदेह का एक माहौल बनता है? आप लोगों से मिलते हैं, क्या उनके मन में आज संदेह का माहौल बन गया हमारे इलेक्शन सिस्टम, हमारे इलेक्शन कमीशन, इस सब को लेकर क्या संदेह है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और हमारे यहाँ आपने देखा 1977 में कैसे जनता ने सरकार बदली, फिर 1980 में भी बदली, एक के बाद आप एक देखते जाएं। 10 साल आप जानते हैं कि यूपीए की सरकार भी इसी देश में चली, तब वोट की चोरी नहीं होती थी। राहुल गांधी अब जीत के आए, खुद अब जीत के आए, प्रियंका गांधी जीत के आई, हिमाचल में जीते, तेलंगाना में जीते, कर्नाटका में जीते।
अगर वोट की चोरी होती तो एक भी सीट जीत पाते क्या? जीत जाए तो ठीक है चुनाव, और हार गए तो वोट की चोरी। 100 बार एक झूठ को बोलकर हमारे पूरे चुनाव की व्यवस्था को संदेह के कटघरे में खड़ा करने का पाप भी अगर कोई कर रहे हैं तो वो कांग्रेस और राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन जनता सब समझती है, पब्लिक है, सब जानती है, सब समझती है कि सच क्या है। अगर हम वोटर लिस्ट शुद्ध करें, हम नहीं, इलेक्शन कमीशन, तो भी आपत्ति है। जो लोग दुनिया में नहीं उनके नाम वोटर लिस्ट में वो निकालो तो आपत्ति है। जो लोग इस देश के नहीं है, बाहर से घुस गए हो, अगर उनकी पूछ परख करें कि तुम आए कहां से, कब से हो, तो आपको आपत्ति है। जनता इस सच को जानती है और इसलिए वातावरण संदेह का बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन जनता कभी इसको सच नहीं मानेगी। हमारा लोकतंत्र पवित्र है, हमारी चुनाव की संपूर्ण व्यवस्था पवित्र है और लोगों को उस पर पूरा पूरा भरोसा है। आप इन चीजों पर जब आप कैबिनेट में बीजेपी के हाईएस्ट लेवल पे जब आप बैठ के डिस्कस करते हैं तो आपको चिंता नहीं होती कि क्या आप डिस्कस नहीं करते कि आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में इंस्टेबिलिटी एक फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स बन गई है? क्या आपको चिंता नहीं है कि ये एल्गोरिथम सोशल मीडिया मैनेज करके जिस तरह से नेपाल में जो हुआ, जिस तरह से, एक्चुअली ये सवाल पूछना चाहिए, मुझे मौका मिल रहा है आपसे पूछ रहा हूँ मैं, ये बांग्लादेश में जो हुआ, नेपाल में तो अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनीज और एप्स का एक रोल निकला है। एक ऐप है, कोई डिसरप्ट या डिस्टॉर्ट करके एक ऐप है, उस ऐप के जरिए खून खराबा हो गया, वहां के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के घर जलाए गए और उसके बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। क्या आपको नहीं लगता कि एक तरह से हमारे देश में भी एक डेंजर है, डायनामाइट वाला सिचुएशन है? शिवराज जी, क्या पता। और देखिए, थोड़ी लंबी बात करूंगा इसमें, फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय में लगता है कि सरकार ने बहुत समय दे दिया, थोड़ी जल्दी एक्ट करते तो वो नहीं होता जो 26 जनवरी को हुआ, जहां पे हमारे तिरंगे पर अटैक हुई। हमारे तिरंगे पर अटैक हुई लाल किले के अंदर और किसी ने सोचा नहीं था। तो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स तो एक बात है, मगर मेरा सवाल ये है, क्या आप मोदी जी, बड़े बड़े हमारे नेता, जब आप डिस्कस करते हैं, क्या कभी इस बात पर डिस्कशन होती है कि क्या नेपाल या बांग्लादेश वाली परिस्थिति कहीं भारत में कोई करने की कोशिश ना करे? कोशिश तो हो रही है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो जितना आप हमारे साथ ये आश्वासन लोग चाहते हैं शिवराज जी, ये अवॉइडेबल क्वेश्चन नहीं है, इस सवाल का एक तरह से आप जितना डिटेल जवाब देंगे उतने लोग इधर प्रभावित होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे, वो जानना चाहते हैं। इट्स अ डेंजरस सिचुएशन। आप विकसित भारत के बारे में बात कर रहे हैं, मगर जो काठमांडू में हुआ किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया। ढाका में जो हुआ सबने देखा 24 घंटे के अंदर, और उसके बाद यूनुस जाके वही पश्चिमी कैपिटल में जाके हाथ पकड़ते हैं बिल क्लिंटन की, थैंक यू, आपने इतना हेल्प किया, आपके कारण हमने पूरी मतलब डेमोक्रेटिक सरकार निकाल दी। षड्यंत्र खुल के आ गई। क्या यही षड्यंत्र भारत के खिलाफ नहीं हो सकता है? और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? थोड़े डिटेल में आप अगर हमारे साथ शेयर करें अपने विचार। 140 करोड़ का हमारा देश, अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। दिल्ली हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, इस भाव से अनुप्राणित है। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि देश की जनता देश के इस विचार के साथ है कि हमारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसलिए षड्यंत्र कोई कितने भी करे, कॉन्स्पिरेसी कोई कैसी भी करे, भारत को, भारत की जनता को अटूट विश्वास है अपने लोकतंत्र पर, अपने नेतृत्व पर। और इसलिए आप देख रहे हैं कि वो चीजें जो कभी संभव नहीं लगती थी लोगों की, कश्मीर से धारा 370 अगर हट जाएगी तो आग लग जाएगी, पत्ता भी नहीं हटा, नहीं हिला। धारा 370 हट गई,
और आज कश्मीर में प्रगति और विकास आप देख लीजिए। हमारे यहाँ नक्सलवाद के बारे में लोग सोचते थे कि ये तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। हमारे गृह मंत्री जी ने तारीख बता दी कि इस तारीख तक नक्सलिज्म खत्म। आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाने के जो प्रयत्न हुए हैं उनके परिणाम दिखाई दे रहे हैं कि पूरा देश मजबूती के साथ आगे खड़ा है। और हमारा जो यूथ है, नौजवान है, चाहे उसकी शिक्षा हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे रोजगार हो, हर दिशा में जो काम चल रहा है वो भी देश के भविष्य को पूरे विश्वास के साथ देख रहा है कि अब कल का भारत कैसा होगा और कहां पहुंचेगा। और इसलिए कोई कितने भी सपने देखे, संदेह का वातावरण खड़ा करे, भारत भारत है, एक रहेगा, तेजी से बढ़ेगा और दुनिया को दिशा दिखाएगा। अगर 240 का आंकड़ा नहीं होता, अब डायरेक्ट सवाल, अगर 240 का आंकड़ा नहीं 280 होता, 300 होता, 270 होता, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाती? आपके जो कोर इश्यूज हैं, क्या 5 साल की उसकी मतलब 5 साल से वो पोस्टपोन हो गए? क्या भारत के लोग मान के चले अब कि 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं होगा 2029 तक? ये सवाल, इसका जवाब हम चाहते हैं कि नहीं? हम सवाल मैं चाहता हूं कि आज शिवराज सिंह चौहान रिपब्लिक भारत के मंच पर कहे हमें कि ये क्या हुआ। अब जो आपके जो कोर वोटर है और कई हमारे जो ऑडियंस में लोग हैं वो ये पूछ रहे हैं कि 240 में सरकार तो आपकी बन गई और चैलेंज भी नहीं है, मगर यूनिफॉर्म सिविल कोड, 1 नेशन 1 इलेक्शन जो प्रगति के लिए, भारत के प्रगति के लिए ये कैटलिस्ट बन सकती है, क्या ये 5 साल से पोस्टपोन हो गई? शिवराज जी, क्या इस पर काम बंद हो जाएगा? क्योंकि आप सोचेंगे चंद्रबाबू नायडू जी को पूछना पड़ेगा, नीतीश जी को पूछना पड़ेगा, कंसेंसस नहीं बनी है, राज्यसभा में हमारे नंबर जो हमने सोचा था 2/3 बनेंगे वो नहीं बनेंगे, ये इतना नहीं है। मतलब जितना आपको पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए ड्रामेटिक चेंजेस करने के लिए। और इस पर जुड़ा एक सवाल, सॉरी सवाल थोड़े लंबे हो रहे हैं, आपको मैं इससे जुड़ा सवाल कि पहले टर्म और दूसरे टर्म में कई सारे चीजें हुई, 1 नेशन 1 इलेक्शन क्यों नहीं हुआ जब आपके पास नंबर्स थे? यूनिफॉर्म सिविल कोड नेशन वाइड क्यों नहीं अप्लाई की गई जब आपके पास नंबर्स थे? ये आपके कोर इश्यूज हैं, इसलिए मैं चाहूंगा आप विस्तृत तौर से इस पर जवाब दें मुझे। कोर इश्यूज पर जो काम हुआ है, लोग पहले सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी ये चीजें केवल चुनाव के समय कहती है, बाकी समय भी कहती रहती है, लेकिन ये होंगे नहीं जी। चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण हो, लेकिन अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर के निर्माण का सवाल हो, धारा 370 का सवाल हो, मैं एक एक गिना के वक्त नहीं लूंगा, सारी जनता जानती जो काम। मेरा सवाल था कि 5 साल से डिले हो गई है। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर हमारा कैंपेन जारी है और ये सब चीज हम करना चाहते हैं तो जनता की व्यापक सहमति बनाकर करना चाहते हैं। आज भी सरकार के पास, एनडीए के पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। ये बात सही है कि विपक्ष और टांग अड़ाने की ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन मुझे लगता है कि देश के हित में जनता के समर्थन से बाकी फैसले भी होते हुए चलेंगे। ये मेरा कंसेंसस तो 370 में भी नहीं थी। आपने 370 में कंसेंसस जो आपने बोला जनरल कंसेंसस की कोशिश तो नहीं की। आपने कहा कि हम करेंगे, 35 से जाएगी, 370 जाएगी, निकाल दिया। वही अप्रोच चाहिए। देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसे इशूज पर पहले जनमत का जागरण करना और एक साथ चुनाव के लाभ जनता को गिना के उसका मानस बनाना जागृत हो जरूरी है। ये जरूरी है और इसलिए आप देख रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के कितने कार्यक्रम हम मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप कमिटेड हैं, उस पर काम चल रहा है? बिल्कुल कमिटेड है, कॉर्नर में नहीं है। और 1 नेशन 1 इलेक्शन देश के लिए जरूरी भी है और होगा भी। आपने कहा कि सेक्युलरिज्म वाले शब्द को और सोशलिज्म को इमरजेंसी के समय में इसको ऐड किया गया, और आपने ये भी कहा
कि सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल देना चाहिए बिकॉज दे डू नॉट रिफ्लेक्ट इंडियाज कोर कल्चरल वैल्यूज। ये सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म को, ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है शिवराज जी। कई लोग, अगर मैं आम सहमति चाहूं, आम सहमति है, कई लोग कहेंगे कोई जरूरत नहीं है, संजय गांधी के जमाने में इन शब्दों को ऐड किया गया, तो अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल दें, और अगर नहीं निकाल रहे हैं, जब आपको पता है कि निकालना चाहिए, जो आपकी व्यक्तिगत राय भी है और पॉलिटिकल पोजीशन भी है, तो क्यों नहीं निकाला जा रहा है? देखिए, भारत का सोच, भारत का विचार, भारत के जीवन मूल्य और भारत की परंपराएं, अगर आप देखें तो मैंने प्रारंभ में भी कहा था, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती हो, सर्वधर्म संभाव हो, आत्मवत सर्वभूतेषु हो, या वसुदैव कुटुंबकम हो, या सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत हो, वो सबके कल्याण में भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। और इसलिए भारत में बार बार सर्वधर्म संभाव, ये मूल सोच है भारत का। ये चर्चा और बातचीत आज से नहीं, हजारों सालों से, और सर्वधर्म संभाव रहा है हमेशा। हम सब विचारों का आदर करने वाले लोग हैं, और इसलिए सदैव हमारा ये सोच रहा है। और बाकी जो शब्दों का हेर फेर का मामला है, उसके बारे में आपकी क्या, वो तो ना, मेरी राय, जो मेरी पार्टी की राय है वही है, मैं अलग से कोई राय नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम एक विचारधारा, एक पार्टी के अंदर काम करते हैं। पार्टी की राय क्या है? पार्टी की राय पार्टी ने बता दी। अब आप वो मामा जी वाला स्माइल दे रहे हैं, तो आप बता ही दीजिए, आपकी पार्टी की राय क्या है? मैंने कहा कि पार्टी की राय पार्टी ने जाहिर कर दी है। शिवराज जी, आप जब दिल्ली आए तो बहुत स्पेक्यूलेशन होता है आपके। कई लोगों ने कहा इतने इम्पैक्टफुल और इतने सक्सेसफुल पॉलिटिशियन दिल्ली क्यों आए, और एक टर्म हो जाती उनकी, रिकॉर्ड बन जाता। क्या आपको कभी लगा कि और एक रिकॉर्ड बन जाता और 4-5 साल मध्य प्रदेश में रहते? देखिए, मैं 4 बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा। उसके पहले अगर आप देखें तो मैं 6 बार विधायक बना, 6 बार सांसद, 1 दर्जन चुनाव में जीत चुका हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य, प्रदेश का अध्यक्ष, प्रदेश का महामंत्री, युवा मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। ये कौन ने बनाया मुझे? भारतीय जनता पार्टी ने। पार्टी तय करती है कब किस कार्यकर्ता की भूमिका कहाँ होनी चाहिए। अब उनने तय किया कि मध्य प्रदेश में अब कोई दूसरा अपना कार्यकर्ता आएगा, तुम्हें दिल्ली में काम करना है, तो मामा दिल्ली आ गए। हमारा जीवन एक मिशन है, और जब आप एक मिशन में काम करते हैं तो आप खुद ये फैसला नहीं करते कि आप कहाँ रहोगे, मिशन तय करता है कि आप यहाँ काम करोगे। हमारा काम है जो दायित्व दे दिया जाए उसको पूरी मेहनत और ईमानदारी से करो, केवल देश के लिए, समाज के लिए और अपने मानव जीवन की सफलता और सार्थकता के लिए। कई बार मनुष्य जो होता नहीं है, जो होता है वो तो करता नहीं है, और जो नहीं होता वो बनने की कोशिश करता है। ऐसे में सब चीज़ें बिगड़ती है। और इसलिए पार्टी ने जब कहा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। पार्टी ने कहा कृषि मंत्री, तो कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री है। आगे की एम्बिशन, पर्सनल एम्बिशन? पर्सनल एम्बिशन कुछ नहीं, बहुत स्पेकुलेशन। जब तक सांस चले, बहुत स्पेकुलेशन है आपको लेकर, हमेशा स्पेकुलेशन रहती है। मेरा जो मन कहता है, अंतर आत्मा कहती है, वो केवल एक ही बात कहती है, जब तक सांस चले अपने देश और अपने देश की जनता के लिए काम करते चलो, और काम वो जो पार्टी तय कर दे। क्योंकि अपने बारे में व्यक्ति सोचता है तो कई गलत फहमियों का शिकार हो जाता है। अपने बारे में फैसला आप पार्टी पर छोड़ दें। आखिरी सवाल, 45 से 50 साल के इस सार्वजनिक सफर में कोई एक मोमेंट अगर आपको लगे शिवराज जी, जो आपको लगा कि आप पर मैक्सिमम इंपैक्ट हुई, मतलब आपका लाइफ चेंजिंग मोमेंट, पर्सनल हो, प्रोफेशनल, हर व्यक्ति के जीवन में वो ऐसी कोई समय आती है जब ये गेम चेंजिंग मोमेंट हो जाता है। आपके लिए वो गेम चेंजिंग मोमेंट क्या था? अगर आप हमारे के साथ शेयर कर सके, सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट इन योर लाइफ, व्हिच चेंज्ड योर लाइफ फॉरएवर, शिवराज जी।
बचपन की घटना है। मैंने अपने जो प्रारंभिक भाषण था उसमें भी उल्लेख किया था। हमारे यहाँ मेरे गांव में, जैत नाम के गांव में मैंने जन्म लिया। पैदा थोड़ी चेतना विकसित हुई, बड़े हुए तो हमने ये देखा कि बेटा बेटी में भेद होता है। एक बहन को पहली लड़की हुई तो घर में मायूसी छा गई कि बेटी पैदा हो गई, चाह बेटे की थी। दूसरी पैदा हुई तो सास नाराज हो गई कि दूसरी भी लड़की पैदा हुई। जब तीसरी बेटी आई तो परिवार के लोगों ने कहा अब इसकी दूसरी शादी कर दो, ये तो लड़के को जन्म ही नहीं दे रही। जब कभी घर में कोई झगड़ा होता था तो पति बिना किसी संकोच के थप्पड़ या डंडा अपनी पत्नी को मार देता था और दौड़ती हुई वो दूसरे के घर में घुसती थी बचाओ। और थोड़ी देर के बाद वो ही पत्नी अपने पति के लिए खाना बनाती थी और कोई पूछता था क्यों, तो कहती थी मेरा आदमी मारे चाहे पीटे। ये बात मेरे मन को बहुत तकलीफ देती थी और तब मन में ये विचार पैदा हुआ कि बेटियों के लिए, बहनों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैं जब विधायक सांसद नहीं था तब भी मैं गरीब बेटियों की शादी करने की कोशिश करता था अपने कार्य क्षेत्र में, कभी 5 की, कभी 10 की, कभी 15 की। और बाद में जब मुझे मौका मिला तो लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना तक का एक अलग तरह का सफ़र तय हुआ और मन में यह भाव पैदा हुआ कि महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम करना चाहिए, क्योंकि नारी को भी, बेटी को भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। आज इस मंच में आपसे बात करके बहुत हमारे सब लोगों को एक पता चला कि आपको इतनी पॉपुलैरिटी क्यों है। आपने बहुत खुलकर बात कही है, और भी बात हो सकती है मगर काफ़ी समय हो चुका है। शिवराज सिंह चौहान जी, वी विश यू द बेस्ट इन योर पॉलिटिकल करियर और आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी में। और आज जो आप आए, इतना समय आपने हमें दिया, मुख्यमंत्रियों की अपॉइंटमेंट आपने क्लोज की मगर आप रिपब्लिक भारत में आए, फॉर दैट वी आर एवर ग्रेटफुल टू यू। लेट अस गिव शिवराज सिंह चौहान जी a big round of applause. Thank you very much, Shivraj ji. Thank you. धन्यवाद अर्नब जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।